जय हिंद बच्चों। तो ये है काइनेमेटिक्स का 15th लेक्चर और प्रोजेक्टाइल का है ये 4th लेक्चर। और हम लोग इसमें देखेंगे प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन प्लेन। मतलब किसी इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जब प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं अपर डायरेक्शन में, तो उस केस में टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, रेंज का मैक्सिमम रेंज का कंडीशन क्या होगा। तो ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन प्लेन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि आपका होगा काइनेमेटिक्स का 16th लेक्चर। डाउन द इंक्लाइन प्लेन देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है एक इंक्लाइन प्लेन है। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और एक बॉल को थ्रो कर दिया आपने। अब ये बॉल जो है वो मजे मजे में आराम से जाता भाई, पूरा पाथ ट्रेवल करता। तो पूरा पाथ ट्रेवल करता ये। लेकिन क्या हो गया कि बीच में आ गया एक इंक्लाइन प्लेन। बीच में इसके रास्ते में एक इंक्लाइन प्लेन आ गया। तो इंक्लाइन प्लेन आने से क्या हो गया कि ये यहीं पे रुक गया। यहीं पे रुक गया ये। बाकी सब कुछ चीजें पहले जैसे ही है, मतलब ये इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये बॉल को ऐसे थ्रो करते, ये आपका ऐसे फॉलो करता, ये पाथ फॉलो करता। ठीक है, वो हम लोगों ने पढ़ाई हुआ था। लेकिन यहाँ पे रास्ते में आ गया इसके एक इंक्लाइन प्लेन और ये यहीं पे रुक गया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल है वो दिया हुआ है अल्फा। तो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा दिया हुआ है। अब बॉल को हम अगर अलग अलग वेलोसिटी से थ्रो करें या अलग अलग एंगल पे थ्रो करें, ठीक है, चाहे ऐसे थ्रो करें ऐसे थ्रो करें ये ऐसे जाए, तो सब केस में अल्फा जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है वो तो कांस्टेंट ही है। सो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज ए कांस्टेंट हेयर। इंक्लाइन प्लेन अल्फा का इंक्लाइनेशन एंगल के कांस्टेंट है। और बॉल को जो प्रोजेक्ट किया गया है वो किया गया है विथ वेलोसिटी यू, और हॉरिजेंटल से ये एंगल बना रहा है थीटा। हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है। ओके, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना ये है कि भाई अब ये बॉल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। जैसे ए से डी पे जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा इसे, इसका रेंज क्या होगा, ये रेंज बोलते हैं इसको। ये ए से डी का ये जो डिस्टेंस हुआ ना इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग जो चला, उसको यहाँ पे रेंज बोल रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग कितना चला, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितना है। इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर हम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखें तो इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, ये वाला है। ठीक है, अच्छा, ये वाला है। बिकॉज देखो मैक्सिमम हाइट के लिए जो है वो क्या है, इनिशियली इसका सेपरेशन बढ़ते जा रहा है इंक्लाइन प्लेन से। यहाँ पे सेपरेशन जाके मैक्सिमम हो गया और इसके बाद ये सेपरेशन कम होते जा रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है। जब यहाँ पे बॉल ने इंक्लाइन प्लेन के फर्दर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना बंद कर दिया, यहाँ पे पूरी की पूरी जो बॉल की वेलोसिटी है वो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन है। मतलब अवे फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन इसने जाना दूर कर दिया, इस डायरेक्शन में इसने जाना दूर बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है वो हो गया है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो एक और चीज निकालना रहता है कि भाई ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगा होगा, ए से बी पे जाने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, और एक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ए से डी पे आने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम लोग निकालेंगे ही। तो ये सब चीजें हम लोग निकालने वाले हैं। चलिए तो तैयार हैं आप? आपको अगर आता है तो आप वीडियो पॉज करके जो है वो आप खुद से कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और मैं आपको इसमें बताऊंगा बहुत ही आसान तरीका, जिससे कि आपको ये सारे वैल्यूज याद रखने हो जाएंगे बहुत आसान। मतलब रेंज को छोड़ करके ये सब जो वैल्यूज है, टाइम ऑफ एसेंट ए से बी पे जाने का उसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोल देंगे, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ये तो अवे जा रहे हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब निकालने का हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। तो आगे देखते रहिए। तो यहाँ पे मेरे दोस्त क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे इंक्लाइन प्लेन को, और वाई एक्सिस मान लेंगे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाले को वाई एक्सिस मान लेंगे। ऐसा तो कर ही सकते हैं भाई, एक्स और वाई जो है सिर्फ परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मान सकते हैं हम लोग। ऐसा मानने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा माना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक इसको इंक्लाइन प्लेन बोल दो।
इंक्लाइन ऐसे बोल दो, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल दो। एक ही बात, मतलब कुछ भी बोलो यार, जो मतलब ठीक है समझ में आना चाहिए बस। तो चलिए हम लोग इसको बोल देते हैं, लेट अस से एक्स एक्सिस ही बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। इसको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस। एक सेकंड, सीधा बनना चाहिए। ये हो गया वाई एक्सिस। अभी देखो हमें क्या करना पड़ेगा कि रेफरेंस भी मानना पड़ेगा कि भाई वाई में आप किधर अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो या डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो, ये बताना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग इधर वाई वाले में ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रहे हैं, और एक्स के लिए भी बताना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में मतलब आप किधर अप द इंक्लाइन को पॉजिटिव मान रहे हो या डाउन द इंक्लाइन को पॉजिटिव मान रहे हो। तो एक्स वाले में मान लो हम लोग रेफरेंस डायरेक्शन इधर ले रहे हैं, अप द इंक्लाइन पॉजिटिव। अच्छा, तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन में जो स्टेप फॉलो किए थे बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करेंगे। क्या था वो स्टेप? वो स्टेप ये था मेरे दोस्त कि जितने भी क्वांटिटीज गिवन हैं वो सबके कंपोनेंट्स आप लिख दो, एक लाइन ड्रॉ करो, और एक्स के लॉन्ग सबके कंपोनेंट्स अलग लिख दो विथ प्रॉपर साइन रेफरेंस के हिसाब से, और वाई के लॉन्ग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सबको एक साथ लिख दो विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे यू दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो चलिए हम लोग कंपोनेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो यू का कंपोनेंट मेरे दोस्त कितना आ जाएगा इधर अलोंग एक्स एक्सिस? ये एंगल कितना हो जाएगा यार? ये पूरा एंगल थीटा है और ये वाली एंगल अल्फा है। तो इंक्लाइन प्लेन से यू का जो डायरेक्शन है कितना एंगल बना रहा है? इंक्लाइन प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? इंक्लाइन प्लेन से ये बना रहा है थीटा माइनस अल्फा। तो यू का कंपोनेंट ये एंगल हो गया थीटा माइनस अल्फा। तो यू का कंपोनेंट इधर हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। यू का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो आप इसको लिख दो यू एक्स से डिनोट करो, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। और y के लॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा ये इसको हम लोग यू वाई से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा यू वाई, और ये हो जाएगा यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। तो यू एक्स और यू वाई ये हो गया। और क्या पता है हमें? एसिलरेशन पता है। एसिलरेशन व्हेन द बॉल इज इन एयर, तो बॉल जब हवा में है भाई तो उस पर एक ही फोर्स लग रही है, चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, उस पर एक ही फोर्स लग रही है, वो है mg। तो इसका जो एसिलरेशन होगा वो होगा फोर्स बाई मास। तो फोर्स है mg डाउनवर्ड्स, तो mg बाई मास, ये कट गया g डाउनवर्ड्स। तो एसिलरेशन हमें पता है इसका कि एसिलरेशन है g डाउनवर्ड्स। वी आर एज्यूमिंग कि बॉल पे कोई एयर रेसिस्टेंस वगैरह नहीं लग रहा है। सो एसिलरेशन के अगर हम लोग कंपोनेंट्स लें तो एसिलरेशन जो है ये है जी डाउनवर्ड्स। तो देखो पहले तो हम लोगों का जो प्रोजेक्टाइल का जो पहले लाइक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन किया था उसमें तो नॉर्मल ऐसे होता था, तो हम लोग इसी को एक्स एक्सिस मान लेते थे, इसको वाई एक्सिस मान लेते थे। तो जी जो होता था वो वाई के डायरेक्शन में ही था, है ना, निगेटिव वाई के डायरेक्शन में। तो पूरा का पूरा हम लोग बोलते थे कि भाई एक्स के लॉन्ग इसका कंपोनेंट जीरो है और ए वाई जो है वो जी डाउनवर्ड्स है, ऐसा हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज कर दिया, एक्स इधर ले लिया है, वाई इधर ले लिया है। तो हमें तो जितने भी क्वांटिटीज है सबका कंपोनेंट लेना है एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग, तो हमें तो जी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सब चीज का कंपोनेंट लेना है एक्स और वाई जो आपने माना है उसके लॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, जी का भी कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये जो डायरेक्शन है ये हो गया परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हो गया अलोंग द इंक्लाइन। तो मेरे दोस्त ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है। और ये देखो ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है 90 डिग्री, ये है अल्फा। तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा हो गया। और इंक्लाइन प्लेन के ये परपेंडिकुलर है, पूरा एंगल 90 डिग्री होगा तो ये अल्फा हो जाएगा।
तो ये एंगल अल्फा होगा। ये बात आ रही है समझ में? ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, हर जगह यूज होता है, तो ये तो बिल्कुल आप मतलब दिमाग में बैठा लो। सो ये एंगल जो है ये है अल्फा, और ये है 90 माइनस अल्फा। तो जी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, जी कॉस अल्फा, और जी का कंपोनेंट इधर कितना होगा, जी कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी साइन अल्फा। बहुत बढ़िया। तो अब क्या करो आप कि ये सब जितने भी चीजें दी हुई है ना, इनको आप लिख लो भैया, लाइन खींच करके, एक्स वाले सब एक साइड में, वाई वाले एक साइड में। ये आप यहाँ पे भी लिख लो कि रेफरेंस आपका जो है वो इधर अप द इंक्लाइन पॉजिटिव है, और इधर वाई वाले में इधर रेफरेंस पॉजिटिव है, इधर रेफरेंस पॉजिटिव है। इससे आपको प्रॉपर साइन लिखने में हेल्प मिलेगा। तो इधर आप एक्स वाले कंपोनेंट से एक साइड लिखिए, और वाई वाले कंपोनेंट से एक साइड लिखिए। तो एक्स के लॉन्ग जो यू का कंपोनेंट है वो कितना है, यू एक्स इज यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो यू एक्स इज यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, यू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये किधर है भाई, अप द इंक्लाइन है या डाउन द इंक्लाइन है? ये अप द इंक्लाइन है, अप द इंक्लाइन है। तो अप द इंक्लाइन को पॉजिटिव लिखना है या निगेटिव लिखना है? अप द इंक्लाइन को तो हमने पॉजिटिव माना है, पॉजिटिव रेफरेंस लिया है इसको, तो इसको लिखना पड़ेगा प्लस, इसको लिखना पड़ेगा प्लस यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, डाउन द इंक्लाइन होता तो निगेटिव लिखते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी फिर और क्या बचा, यू वाई, यू वाई, यू वाई कितना हो गया, यू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा। और ये किधर है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा? ये इधर है और इस डायरेक्शन में है, और हमने y को इधर ही पॉजिटिव लिया है, तो ये भी पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये भी क्या लिखेंगे, ये भी पॉजिटिव लिखेंगे। मैं ये डायरेक्शन हटा देता हूँ, डायरेक्टली पॉजिटिव लिख देता हूँ। तो ये भी हम लिखेंगे पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ ए एक्स पे। तो ए एक्स, जी हाँ, यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस आपका, ये एक्स एक्सिस आपने नहीं लिया है, आपने एक्स एक्सिस इधर लिया है। तो आपने एक्स एक्सिस इधर लिया है, इसको लिया एक्स एक्सिस। तो जी का बिल्कुल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, और कितना है ये कंपोनेंट आपने लिखा है यहाँ पे जी साइन अल्फा। तो एक्स जो है वो है जी साइन अल्फा डाउन द इंक्लाइन, और आपने अप द इंक्लाइन को रेफरेंस पॉजिटिव लिया है, तो डाउन द इंक्लाइन को क्या लोगे आप, प्लस या माइनस? जी साइन अल्फा को क्या लिखोगे, प्लस या माइनस, बोलो यार। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही पहचाना। एक्स जो है वो जी साइन अल्फा, ये होगा डाउन द इंक्लाइन। तो अप द इंक्लाइन को पॉजिटिव लिया था, तो ये हो जाएगा माइनस जी साइन अल्फा। अच्छा, और ए वाई क्या होगा, ए वाई जो है ये देखिए, वाई डायरेक्शन इधर लिया है आपने, तो ये वाई डायरेक्शन इधर है ऐसे, और ये रेफरेंस अपवर्ड को पॉजिटिव लिया गया है, यहाँ पे रेफरेंस इधर को पॉजिटिव लिया गया है। तो ये वाई के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, ये जी कॉस अल्फा, ये आपके रेफरेंस पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ए वाई को क्या बोलोगे आप, जी कॉस अल्फा पॉजिटिव बोलोगे या निगेटिव बोलोगे? बिल्कुल सही पहचाना। ए वाई जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जी कॉस अल्फा डाउन द इंक्लाइन है, आई मीन सॉरी, डाउन द इंक्लाइन नहीं, मतलब ये रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है, रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव। ये देखो, ये जो यू साइन थीटा माइनस अल्फा था ना, ये रेफरेंस के ही डायरेक्शन में था, तो इसको पॉजिटिव लिखा था। और जी कॉस अल्फा जो है वो रेफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको नेगेटिव लिखे। तो ये क्या हो गया, माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये गिवन क्वांटिटीज को आपने लिख लिया, एक्स अलग कर लिया, वाई ऐसा अलग क्यों करते हैं, बिकॉज एक्स के लॉन्ग हम लोग सारा काम एक साथ करेंगे अलग, वाई वाला सारा काम अलग करेंगे। मैंने बताया था एक्स और वाई दो अलग अलग भाई हैं, दोनों भाइयों में बस नाम का साथ है, बाकी अलग अलग बंटवारा है। एक्स का सारा हिसाब किताब अलग चलता है, वाई का सारा हिसाब किताब अलग चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि टाइम निकालेंगे। तो आप यहाँ का भी टाइम निकाल सकते हो, लाइक ए से बी पे जाने का, जो मतलब इंक्लाइन प्लेन के लिए जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब ए से बी जा रहा है तो एक्चुअली ये इंक्लाइन प्लेन से दूर होता जा रहा है बॉल।
दूर होते जा रहा है, मतलब ऊपर उठते जा रहा है, तो हम लोग ए से बी को ऐसे टाइम ऑफ एसेंट भी बोल ही सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ऐसे ऊपर जाना है, ठीक है। ऐसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो वो तो देखो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो ये ऐसे पाथ फॉलो करता, ऐसे पाथ फॉलो करता, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मैक्सिमम हाइट ये वाला होता यार, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो मैक्सिमम हाइट ये वाला होता, उसके लिए ये वाला पॉइंट मान लो है कुछ लेटर से एन, तो ग्राउंड के लिए जो टाइम ऑफ एसेंट बोलते वो ए से एन बोलते, बिकॉज ग्राउंड से ये ऊपर जा रहा है, ग्राउंड से दूर होता जा रहा है कब, जैसे जैसे ये ए से एन जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राउंड के नजदीक आ रहा है कब, एन के बाद ये ग्राउंड के नजदीक आ रहा है, ठीक है। एन पे क्या होता है, इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए एन को बोलते थे कि एन वाली जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट है, और ए से एन जाने का बोलते थे आप टाइम ऑफ एसेंट। पर यहाँ पे अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में देखूं, अगर मैं इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में देखूं कि भाई इंक्लाइन प्लेन से इसकी डिस्टेंस कब बढ़ते जा रही है, डिस्टेंस नहीं मतलब इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब बढ़ते जा रही है, कब ये इंक्लाइन प्लेन से दूर होते जा रहा है, तो ए से लेकर के बी तक में ये इंक्लाइन प्लेन से दूर होता जा रहा है, ठीक है। और बी के बाद क्या हो रहा है कि बी के बाद एक्चुअली ये इंक्लाइन प्लेन के टुवर्ड्स आ रहा है, इंक्लाइन प्लेन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होते जा रही है, ये वाला देखो, तो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ये मैक्सिमम हाइट पे ये तब है जब ये बी पे है, और ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट जब है तो उस समय इसकी वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो गई है, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो गई है। क्योंकि इसके पहले क्या था, इसके पहले देखो, इसके पहले जो इसकी वेलोसिटी थी टेंजेंट टू द पाथ, तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन था, तो दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन भी था। ये इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये इंक्लाइन प्लेन से दूर जा रहा था। और इधर में क्या है कि इधर इसकी अगर मैं वेलोसिटी ऐसे ड्रॉ करूं टेंजेंट टू द पाथ, तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन जो है वो टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन, इट इज हेल्पिंग इट इन कमिंग टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के नजदीक आने में इसका ये वाला कंपोनेंट हेल्प कर रहा है। और जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट, तो ये ना तो दूर जा रहा है ना नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ये वी वाई यहाँ पे इसका जीरो हो गया है, ठीक है, जिसको हम लोग वाई इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो इसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वी वाई जीरो हो गया। पूरी की पूरी वेलोसिटी इसकी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आ गई है, पूरी की पूरी वेलोसिटी इसकी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल आ गई है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका वी वाई, वाई के लॉन्ग इसका कंपोनेंट जीरो आ गया है, ये कहाँ पे, जब ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में अपने मैक्सिमम हाइट पे है। तो हम लोग इसको ए से बी पे जाने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट भी बोल ही सकते हैं, मतलब इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में ये एसेंट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाले के लिए इसको जो है ना, वो क्या कर सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन वाले के लिए इसको हम लोग टाइम ऑफ एसेंट बोल ही सकते हैं। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, टू फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, तो हेडिंग दे दीजिए आप टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब फिगर में ए से बी पे जाने का टाइम, ए से बी पे जाने का टाइम, ये वाला पॉइंट को बी बोल रहे हैं हम लोग, देखो ऊपर में भी बी ही बोले हैं, और ये वाले पॉइंट को डी बोल रहे हैं, तो ए से बी पे जाने का टाइम। तो यहाँ पे बी पे जो इसकी वेलोसिटी है मेरे दोस्त, ये क्या हो गई है, ये वेलोसिटी हो गई है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वी वाई का वैल्यू हम लोग जीरो कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इस टाइम के लिए वी वाई का वैल्यू जीरो कर देंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमें तो याद है हम लोग एक फॉर्मूला पहले लगाते थे कि वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अभी ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं, हम लोग एक्सिस चेंज कर दिए हैं तो लगा सकते हैं कि नहीं। वैसे ये जो फॉर्मूला है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते थे, तो ये वाई के लॉन्ग आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। अभी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वो हम लोग कब लिखते हैं, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर वाई के लॉन्ग लिख रहे हैं, तो अगर वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर ए वाई कांस्टेंट है, तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। अब जरा देखें ए वाई क्या है, ए वाई जो है वो कितना है, माइनस जी कॉस अल्फा। अब ये इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो तो फिक्स्ड दिया हुआ है आपको, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो दिया हुआ है फिक्स्ड, वो तो चेंज हो नहीं रहा है।
वो तो कांस्टेंट दिया हुआ है, आप उसी के लिए सारा कैलकुलेशन कर रहे हो, यही गिवन अल्फा के लिए। तो अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट है इस केस में। तो माइनस जी कॉस अल्फा जो है वो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। तो ये जो है ये एक कांस्टेंट है। तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो लिख ही सकते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्स जो है ये भी एक कांस्टेंट है, ये एक्स जो है ये भी एक कांस्टेंट है। तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी आप इक्वेशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। बहुत बढ़िया भाई। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी है। अब टाइम ऑफ एसेंट के लिए आप वी वाई को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। और यू वाई जो है, यू वाई आपका क्या है, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, तो आप बैठा दो आप। तो इसके जगह पे आप बैठा दो यू साइन थीटा माइनस अल्फा। और ए वाई जो है वो कितना है आपका, ए वाई है माइनस जी कॉस अल्फा। तो ए वाई के लिए आप बैठा दीजिए माइनस जी कॉस अल्फा। तो ये हो गया माइनस जी कॉस अल्फा और इनटू टी। ठीक है, अब मैं माइनस साइन के साथ ही लिख देता हूं ऐसे, मतलब माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो यहां से टी का वैल्यू कितना आ गया यार, तो यहां से टी का वैल्यू आ गया यू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा, बाई जी कॉस अल्फा। ये टाइम ऑफ एसेंट मिल गया। अब ये याद रखना बहुत मुश्किल है ना, क्या कितना कुछ टर्म्स आ गया है, थीटा माइनस अल्फा, जी कॉस अल्फा। अभी टाइम ऑफ एसेंट जो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देखते थे, वहां पे इतना मुश्किल नहीं था यार जीवन। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होता था, ये यहाँ पे जाने का जो टाइम होता था, टाइम ऑफ एसेंट, वो बड़ा आसान था। आप लोग याद रखते थे यू साइन थीटा बाई जी, सॉरी ये यू है। तो आप लोग वहां पे टाइम ऑफ एसेंट याद करो, आप याद करते थे यू साइन थीटा बाई जी। लेकिन मैं प्रीफर करता था इसको यू वाई बाई जी लिखना, यू वाई बाई जी। अच्छा यू वाई बाई जी, यू वाई क्या होता था यहाँ पे, लाइक आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का याद करो। मैं इधर बना ही देता हूँ डायग्राम। आप अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का याद करो, तो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी यू था, ये थीटा होता था, ये एक्स एक्सिस इधर होता था, यू एक्स यहाँ पे यू कॉस थीटा लिखते थे, इधर पे यू वाई जो है वो यू साइन थीटा लिखते थे। और यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट, आई मीन टाइम ऑफ एसेंट आता था, वो यू साइन थीटा बाई जी आता था। और मैं आपको बोला था कि इस फॉर्म में याद रखना, यू वाई बाई जी में याद रखना बड़ा जो है वो यूजफुल होता है। मैंने आपको बोला था, वहां पे जिक्र भी किया था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, जहां पे इस तरीके से याद रखने से यू वाई बाई जी अपना काम बड़ा यूजफुल होता था। तो सिर्फ वहीं पे यूजफुल नहीं था ये यहाँ पे भी यूजफुल होगा। देखो ये यू वाई क्या था, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। वहां पे हम लोगों का एक्स एक्सिस इधर होता था और वाई एक्सिस इधर होता था। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस अल्फा जो है, ये जो ऊपर का टर्म आ रहा है ना आपका, ये न्यूमरेटर यू साइन थीटा माइनस अल्फा, जरा देखना ये क्या है। यू साइन थीटा माइनस अल्फा जो है, ये तो यू का ही कंपोनेंट है यार वाई के लॉन्ग। ये तो यू का ही कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस इधर मान लिया था, परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन। तो यू वाई जो है ये यू साइन थीटा माइनस अल्फा ही तो है, यू का कंपोनेंट ही तो है अलॉन्ग वाई एक्सिस। और यू का कंपोनेंट यू कैन से परपेंडिकुलर द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे मेरे दोस्त, ये जो टर्म आपका है, ये वाला जो चीज है, ये यू वाई ही तो है। और ये जो जी कॉस अल्फा है डिनोमिनेटर में, ये जी कॉस अल्फा जो है डिनोमिनेटर में, ये जरा देखना डायग्राम में क्या है। ये जी कॉस अल्फा जो है डायग्राम में, ये तो एक्सेलरेशन का ही तो है वाई कंपोनेंट, इधर वाई के डायरेक्शन में, वाई वाले लाइन के लॉन्ग। ये वाई वाले लाइन के लॉन्ग जी कॉस अल्फा ही तो है। सो जी कॉस अल्फा जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन का ही तो कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन में, है ना। वो एक्चुअली माइनस जी कॉस अल्फा है। तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, इसको ए वाई बोल सकता हूँ। आप बोलोगे नहीं सर वहां तो माइनस साइन है। तो देखो टाइम तो हमें पॉजिटिव ही आएगा, तो आप एक काम करो, आप मॉड लगा लो ऐसे। तो टी का वैल्यू यू वाई बाई ए वाई ही तो है। तो पिछला बार जो आया था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए जो आया था यू वाई बाई जी में बोलता था, यहाँ पे ये यू वाई बाई ए वाई है। यू वाई बाई ए वाई का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी का भी कंपोनेंट ले लो वाई के लॉन्ग, और एक्सेलरेशन जो है इसका भी वाई कंपोनेंट। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में वाई एक्सेस इधर होता था, तो वहां पे पूरा का पूरा जो जी था वो वाई के लॉन्ग ही था, तो वहां पे ए वाई की वैल्यू ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जी ही था। पर यहाँ पे जो है वो
वाई का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे ए वाई की वैल्यू जी नहीं है, जी कॉस अल्फा है, तो ये आपका ए वाई आ गया है, ए वाई। तो देखो कितना आसान है याद रखना। आप अगर यू वाई बाई ए वाई रखोगे, आप अगर वाई में जैसे कंफ्यूज हो जाते होगे सर वाई कौन सा किधर कब मतलब, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यू वाई मतलब कंपोनेंट ऑफ यू परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, आप इसको यू पी दे दो, सफिक्स में पी लगा दो, ठीक है। पी मतलब कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, यूपी मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और ए वाई जो है इसको भी आप एपी लिख दो, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन विच इज जी कॉस अल्फा हेयर। तो इस फॉर्म में याद रखना, देखो कितना आसान है, इस फॉर्म में याद रखना, देखिए कितना आसान है कि नहीं। तो और देखो आपको और एक मजे का चीज बताता हूँ, यहाँ पे वैसे हम लाइन खींचते पहले, और एक मजे का चीज बता रहा हूँ। आप जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो वहां पे क्या करते थे, बॉल को ऐसे वर्टिकली थ्रो करते थे। तो बॉल ऐसे वर्टिकली यू से थ्रो किया, ऐसे बॉल ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वहां पे जो टाइम ऑफ एसेंट होता था वो यू बाई जी होता था। वहां पे भी तो वही चीज था, यू वाई बाई ए वाई ही तो था। जब आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, तो पूरा का पूरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई के लॉन्ग ही तो था, पूरा का पूरा इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग ही था, तो वहां पे यू वाई का वैल्यू यही था। और जो एसेलरेशन था वो भी पूरा का पूरा वाई के लॉन्ग ही था, तो वहां पे भी एक्चुअली ये जो यू बाई जी आया था आंसर, वो एक्चुअली यू वाई बाई ए वाई ही तो था, ठीक है। तो देखो एक पे एक फ्री, आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े, वहां पे अगर टाइम ऑफ एसेंट याद रखे टी इज इक्वल टू यू बाई जी, तो वहां से आपको याद हो गया कि भाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए यू वाई बाई जी हो जाएगा। ये याद है तो ये भी हो गया, एक पे एक फ्री, ये याद है तो ये भी हो गया याद, यू वाई बाई जी के जगह ए वाई। तो इस फॉर्म में याद रखना कितना आसान है, देखो, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आगे के जो फॉर्मूलाज हैं वो भी इसी फॉर्म में आ जाएंगे बिल्कुल इजीली, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा इसको। चलो, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। और नेक्स्ट जो है वो हेडिंग दे दो आप, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये इंक्लाइन प्लेन वाले केस में, ये इंक्लाइन प्लेन पे जब लैंड हुआ, कितना टोटल टाइम लगा इसको, कितना इसको टोटल टाइम लगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वीडियो पॉज करके जरा सोचो आप कि कैसे निकालेंगे, और सिर्फ सोचो नहीं, ट्राई भी करो। अभी तो आपको आइडिया लग गया है कि कैसे हम लोग एक्स और वाई के लॉन्ग जो है वो कंपोनेंट लेके काम कर रहे हैं, तो आइडिया लग गया है आपको। तो आप अभी इसको कीजिए जरा, वीडियो पॉज करके, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ट्राई कीजिए एक बार, और जैसे आपने वहां किया था ना, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल में पहले किया था, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलो देख लिए। तो देखिए, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे आया, जब ये मेरे दोस्त इंक्लाइन प्लेन पे आया, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे लैंड किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये वाला स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, आपने एक्स एक्सिस माना है इधर अप द इंक्लाइन को, और वाई एक्सिस जो है आपने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, ये लिया है इधर वाई, इधर वाई पॉजिटिव लिया है, इधर एक्स पॉजिटिव लिया है। तो मेरे दोस्त ये बताओ, जब ये यहाँ पे लैंड किया, तो ये टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, टोटल टाइम इसको लगा मान लो कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी टाइम पे यहाँ पे है, ये हमने नाम दिया था इसका ए बी डी। तो जब ये ए से डी पे गया, जब ये ए से डी पे गया यार, तो इसका जो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये तो अलोंग एक्स एक्सिस ही हुआ है। क्या हुआ है ये, अलोंग एक्स एक्सिस हुआ है, पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो मेरे दोस्त, हम लोग
डिस्प्लेसमेंट क्या हमें ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमें क्या डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस पता चल गया क्या? अगर पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ है तो वाई के लॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फिर जीरो। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो पूरा एक्स के लॉन्ग है, तो वाई के लॉन्ग तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आप क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। बहुत बढ़िया। वैसे ही हम लोग पहले भी करते थे, लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी में भी वैसे ही किया था, प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी वैसे ही किया था। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप क्या लिख लेंगे कि फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ देखो आपका काम आसान हो गया है, सब कुछ सारा कुछ पहले जैसा ही है, सिर्फ एक्सिस चेंज हुआ है और उसके हिसाब से थोड़े वैल्यू चेंज हो गए हैं। जो प्रोसेस है वो सब कुछ पहले जैसा ही है। सो फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। सो यू कैन राइट वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कैन बी रिटन एज यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये आप कब लिखते हो? ये फॉर्मूला कब लिखते हो? ये आप तब लिखते हो जब ए वाई इज कॉन्स्टेंट। तो ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये फॉर्मूला? सिंस ए वाई इज कॉन्स्टेंट। ऊपर में हम लोगों ने ए वाई लिखा हुआ है। ए वाई जो है वो कितना था? ए वाई जो है वो कितना था? माइनस जी कॉस अल्फा था, कॉन्स्टेंट है वो। तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के जगह यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये डिस्प्लेसमेंट के जगह क्या बैठा देंगे? जीरो बैठा देंगे ना। सो जीरो इज इक्वल टू यू वाई इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा है भाई। तो यहाँ से क्या करोगे आप? कैपिटल टी को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू कैपिटल टी बाई टू। सो या तो यहाँ से आएगा टी इक्वल टू जीरो, या फिर आएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी बाई टू। दिस इज इक्वल टू जीरो। अब टी इक्वल टू जीरो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो जीरो पॉसिबल है नहीं। तो देयर फोर टी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -2 u y/a/y। -2 u y/a/y, और आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो यू वाई का वैल्यू हम लोग ऊपर में लिखे हुए हैं, वो आया है, आप देखो प्रॉपर साइन के साथ आपके कॉपी में लिखा होगा। अभी आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं? बिना नोट्स बनाए कोई फायदा नहीं है भाई, बना लो यार। ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपके कॉपी में रहेगा, तभी आप फिर बाद में रिवाइज कर पाओगे बार बार। ठीक है। बार बार वीडियो नहीं देख सकते हो, बार बार वीडियो देखोगे तो मेरा ही फायदा होगा, बट आई विल नॉट सजेस्ट। आप नोट्स बनाते जाओ। और रिवीजन जो है वो वीडियो से नहीं, रिवीजन नोट से किया जाता है। तो यहाँ पे जो है यू वाई कितना हुआ? यू साइन थीटा माइनस अल्फा, और ए वाई जो है वो था माइनस जी कॉस अल्फा। ये माइनस माइनस तो कट गया। ऐसे भी ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये पॉजिटिव वैल्यू ही आना था, तो देखो ये माइनस माइनस कट के पॉजिटिव ही आ गया। आपको क्या आसान रहेगा याद रखना, ये वाला या ये वाला? तो आप क्या करोगे, कैसे याद रखोगे? आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को याद रखोगे 2 u y/a/y। और टाइम तो पॉजिटिव ही आना है, आप इधर मॉड लगा दोगे, पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, जो भी वैल्यू होगा टाइम तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। क्या ये टाइम ऑफ एसेंट के डबल आ गया? टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था? यू वाई बाई ए वाई का मॉड। तो क्या इसका डबल आ गया? जी हाँ, बिल्कुल डबल आ गया। और ये याद रखना भी बिल्कुल आसान है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी आप याद करो, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का अगर आप याद करोगे तो वहां पे कितना आता था यार टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? यहाँ पे आप जो है वो लाइन खींच दीजिए, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में आप अगर याद करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ वहां पे भी कुछ वैसा ही आता था। ये देखो ऐसे प्रोजेक्ट किया, वहां पे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता था वो 2 u y/z आता था, मतलब 2 u साइन थीटा बाई जी आप याद रखते थे। 2 u y/z याद रखना ज्यादा जो है वो कन्वीनियंट है। यहाँ पे यू वाई जो होता था, एक्स एक्सिस हमारा इधर होता था, वाई एक्सिस हमारा इधर होता था। यू वाई जो होता था वो इधर होता था, यू साइन थीटा। यू वाई जो है इधर होता था, यू साइन थीटा। तो ये आपका 2 u y/z, जो जी था वो पूरा का पूरा वाई के लॉन्ग ही था।
तो जी को आप ए वाई भी लिख सकते थे, यहाँ पे जी को ए वाई लिख सकते थे। ठीक है, बिकॉज आपने वाई एक्सेस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में इधर लिया था, तो जी जो है वो तो वाई के डायरेक्शन में ही था, तो ए वाई की वैल्यू वहाँ पे जी थी, और ई वाई का वैल्यू साइन थीटा था, तो वहां पे भी ये जो फॉर्मूला था ना 2u/z, इसको आप लिख सकते थे 2u/ay भी लिख सकते थे। तो वहां पे भी यही फॉर्मूला था, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला आया है, बस ई वाई और ए वाई का वैल्यू चेंज हो गया है। ठीक है, तो आपको अगर ये याद रहेगा तो सब जगह काम दे देगा। आप ये अगर वैल्यू लिखना है ना, तो यू वाई की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में तो हमने मॉड लगा लिया, अदरवाइज ये माइनस साइन होता था, आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो यहाँ देख ही रहे हो तो दोबारा क्यों लिखे है ना, यहाँ पे देखो ये -2u/ay होता था, यू वाई का वैल्यू बैठाने से, ए वाई का वैल्यू बैठाने से यही चीज आता था। तो आप ऐसे याद रखना उतना सुटेबल नहीं है, इस फॉर्म में याद रखोगे ज्यादा सुटेबल होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया हम लोगों ने, मैक्सिमम, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट। तो नेक्स्ट आप लिख लो मैक्सिमम हाइट। और ये मैक्सिमम हाइट जो है वो कहाँ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग, ये ले रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन से मैक्सिमम हाइट कितना हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन मेरे दोस्त, ग्राउंड से नहीं। ठीक है, ग्राउंड के लिए तो वही फॉर्मूला लगेगा जो आप ग्राउंड में याद किए थे, ये वाला। देखो मैं फिर से दिखा दूं ये कौन सा है, ये मैक्सिमम हाइट, जब मैं यहाँ पे कौन सा वाला हाइट निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। हम्म, ये वाला हाइट देखो, कौन सी वाली हाइट, ये वाली हाइट, एक सेकंड, ये वाली हाइट, यहाँ पे हम लोग ये हाइट निकालने में इंटरेस्टेड है, ये वाली हाइट। एक्स एक्सिस हमने इधर को लिया था पॉजिटिव, वाई एक्सिस जो है हमने इधर को लिया है पॉजिटिव रिफरेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए याद करो प्रोजेक्टाइल में कैसे निकालते थे, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो है वो बन गया है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, तो आप क्या बोलोगे कि ये पूरा का पूरा वेलोसिटी जो है वो एक्स के लॉन्ग है, और वाई के लॉन्ग कोई इसका कंपोनेंट नहीं है, तो मैक्सिमम हाइट पे वी वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। और बस यहीं से अपना काम हो जाएगा। हम लोग वहां पे भी वैसे ही किए थे यार, प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड में भी वैसे ही किए थे, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी वही किए थे, हाईएस्ट पॉइंट पे वहां पे वेलोसिटी 0 करते थे। यहाँ पे तो ये 2 डायमेंशनल है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 करेंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड में भी वही करते थे वी वाई 0। तो आप वी वाई 0 करना है तो कौन सा वाला इक्वेशन लगाओगे वी वाई के लिए, आपको वैसे यहाँ से यहाँ जाने का टाइम भी पता चल गया है, टाइम ऑफ एसेंट, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वी वाई इज वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यहाँ पे टी का वैल्यू टाइम ऑफ एसेंट वाला बैठा के भी निकाल सकते हो आप। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से मैक्सिमम हाइट थोड़ी निकलेगा यार। तो ये वाला मैक्सिमम हाइट के लिए आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सेकंड वाला इक्वेशन, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ, एक सेकंड, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अभी यहाँ पे टाइम के जगह टाइम ऑफ एसेंट डाल देंगे। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट, तो वो हमें मैक्सिमम हाइट दे देगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और नहीं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज 2 as होता था, तो ए के जगह ए वाई और एस के जगह वाई। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, थर्ड वाला ज्यादा आसान पड़ेगा, तो चलो हम लोग थर्ड वाला भी फॉलो कर लेते हैं, बिकॉज सेकंड वाले के लिए तो पहले टाइम ऑफ एसेंट भी निकालना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, थर्ड वाले में ऐसा कुछ नहीं है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है, वो कहता है वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू डिस्प्लेसमेंट ए एस, तो एस के जगह पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो जब ये मैक्सिमम हाइट पे गया है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है इतनी, ये हुई है यार डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यही है ना भाई, ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट को आप, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर।
अब ये जो है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये वाला जो चीज है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो देखो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ये कितना आया है, एच आया है, एच। तो हम लोग ये मैक्सिमम हाइट के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जो है वो एच लिखेंगे। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एट मैक्सिमम हाइट या फॉर मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू एच। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है, और प्लस एच लिखेंगे या माइनस एच, ये जो आ रहा है देखो, ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो वाई कंपोनेंट ये वाला है, ये वाला। तो वाई कंपोनेंट इधर हुआ है, एच इधर। आप इसको पॉजिटिव लिखोगे या निगेटिव लिखोगे, देखो ये अपवर्ड को पॉजिटिव लिखा था, ये इसी डायरेक्शन में अपवर्ड में ही है, तो इसीलिए इसको प्लस एच लिखेंगे, प्लस एच। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी प्लस एच। बहुत बढ़िया भाई, फॉर मैक्सिमम हाइट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विल बी प्लस एच। और मेरे दोस्त यहाँ पे जो है वी वाई की वैल्यू जीरो लेनी है, तो ये बैठा दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए वाई और इनटू वाई के जगह पे एच। तो यहाँ पे एच का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा यार, एच का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, देयर फोर एच इज इक्वल टू माइनस यू वाई स्क्वायर बाई टू ए वाई। एच का वैल्यू इतना आ गया यार, माइनस यू वाई स्क्वायर बाई टू ए वाई। अभी आप अगर वैल्यू डाल दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, दिस विल बी माइनस यू वाई के जगह यू साइन थीटा माइनस अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाई टू ए वाई के जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी कॉस अल्फा। ऊपर आप देखो नोट्स में ए वाई आपने माइनस जी कॉस अल्फा लिखा है, माइनस माइनस कट गया, तो ये वैल्यू रहेगा, पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। तो अब क्या याद रखना आसान है आपके लिए, ये वाला या फिर ये वाला। अब ये माइनस से थोड़ा अजीब लगता है, वैसे मैक्सिमम हाइट लिखना है तो पॉजिटिव वैल्यू भी लिखेंगे, तो हम लोग जैसे पहले याद करते आए हैं वैसे ही कर लेंगे। इधर यू वाई स्क्वायर बाई टू ए वाई का मॉड लिख लेते हैं, बाई मॉड। तो एच इज यू वाई स्क्वायर बाई टू ए वाई का मॉड। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप, आसान होगा याद रखने में। और ये देखो ये भी बिल्कुल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के जैसा ही आ गया है। आप याद करो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या होता था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट होता था वो ये, आप फॉर्मूला आपको याद होगा, वहाँ मैक्सिमम हाइट होता था एच इज इक्वल टू, आप याद रखते थे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। और ये यू स्क्वायर वहाँ पे एक्स एक्सिस इधर होता था, वाई एक्सिस इधर लेते थे, तो ये जो यू साइन थीटा है वो यू वाई ही होता था, तो वो यू वाई स्क्वायर बाई टू जी होता था। और यहाँ पे तो जो जी था वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस के लॉन्ग था, तो जी का वैल्यू ए वाई भी था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वही फॉर्मूला आया था, यू वाई स्क्वायर बाई टू ए वाई। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आया, यू वाई स्क्वायर बाई टू ए वाई। तो सेम ही फॉर्मूला है भाई, एक पे एक फ्री। ठीक है, एक वहां पे याद किया यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, यहाँ पे भी याद हो गया ऑटोमेटिकली यू वाई स्क्वायर बाई टू, जो है वो क्या, जी के जगह ए वाई। और आप y में अगर कंफ्यूज हो तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यूपी स्क्वायर बाई टू ए पी। ठीक है, यूपी स्क्वायर बाई टू ए पी ऐसे भी याद रख सकते हो, p मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो आप अगर भूल भी जाओगे, मान लो 2 साल के बाद एग्जाम देना है, भूल जाओगे, तो आपको ऐसे p मतलब याद रहेगा, अच्छा p मतलब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, तो p के फॉर्म में याद रखना, यहाँ पे आई थिंक ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट वाले में भी आप टू यू बाई बाई ए पी है, इसको याद रखना, टू यूपी बाई ए पी, टू यूपी बाई एपी का मॉड। ठीक है, बस हो गया काम आपका। तो एक पे एक फ्री हो गया, एक किया आपने, दूसरे का काम चल गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके। अब जो है, अब क्या करना है, अब हम लोग निकालेंगे रेंज। तो अब इसके बाद हेडिंग दे दो आप रेंज, इसके बाद आप हेडिंग दे दीजिए रेंज। रेंज का मतलब यहाँ पे हुआ कि भाई अप द इंक्लाइन कितना चला ये, अप द इंक्लाइन ये कितना चला, ये रेंज है।
रेंज। सो रेंज का मतलब ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो रेंज का मतलब हो गया ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। और रेंज जब बोल रहे हो तो ये पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, मतलब टी इक्वल टू कैपिटल टी में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हुआ। सो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इन टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स के लिए क्या फॉर्मूला लिखोगे, तो फॉर्मूला जो होगा एक्स के लिए वो क्या लिखेंगे फॉर्मूला यार। एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो एक्स इक्वल टू क्या लिख दोगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के जगह रेंज, अगर रेंज निकालना है तो एक्स के जगह रेंज लिखेंगे और टी के जगह टाइम ऑफ फ्लाइट बैठाएंगे, तो हाफ एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यही करते हैं ना हम लोग रेंज के लिए, है ना, रेंज के लिए आपका एक्स ही निकालना है लेकिन टाइम की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बैठाते हैं। रेंज का ये जो फॉर्मूला आता है ये थोड़ा सा अजीब आता है, इसमें कैलकुलेशन भी बहुत होता है, तो इसलिए ये आप देख लीजिए और आपको इसके बहुत सारे मेथड्स बताएंगे, ये निकालने के बहुत सारे मेथड्स बताएंगे, आगे मैक्सिमम रेंज का कंडीशन भी बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वैल्यू बैठाना है बस, कैलकुलेशन बहुत है, टेंशन मत लो, आप मेरे साथ आगे आओ, फॉलो करते रहो। तो रेंज का वैल्यू है यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। अभी आप टी को कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा यू एक्स प्लस हाफ एक्स इंटू टी। अभी आप टी जो है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, अपने फॉर्मूला इधर याद कर रखा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आया था, 2 UP बाई एपी का मॉड। तो ये कितना था, यूपी कितना था, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, तो ये हो गया 2 यू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई एपी जो है वो आपका माइनस जी कॉस अल्फा था, मॉड लिया हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू लिया है हमने जी कॉस अल्फा। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये लिख दिया। यूएक्स कितना था, आप देखो अपने नोट्स में यू कॉस थीटा माइनस अल्फा लिखा है, और ए एक्स कितना था, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना था, माइनस जी साइन अल्फा था, नोट्स में देखिए लिखा हुआ है आपका। और यहाँ पे टी के जगह ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया जो आपने याद कर रखा है। अब यहाँ पे जो है ये जी जी कट, जी से यहाँ पे ये जी कट गया, टू से टू कट गया, और आप यू जो है वो दोनों में आ रहा है, तो आप यहाँ पे यू को ले सकते हो बाहर, तो यू को बाहर लेके एलसीएम ले लोगे, तो यू को बाहर लेके एलसीएम ले लोगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये है कैलकुलेशन है थोड़ा सा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद अब देखो हमें ये ऐसा कुछ दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इस फॉर्म में दिख रहा है। तो ये हमें ऐसा दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी ए हो गया ये वाला चीज, और बी हो गया ये वाला चीज। ठीक है, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, और प्लस बी के जगह अल्फा, तो ये अल्फा अल्फा कट गया, ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो टर्म दिख रहा है पूरा ये कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो देखो मैंने वही लिखा है इसको, यहाँ पे ये वाला, इसको कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख दिया, तो कॉस ऑफ ए, ये वाला टर्म हो गया ए, और ये वाला टर्म हो गया बी, तो यहाँ पे लिखा बी कॉस ऑफ ए प्लस बी। बाकी सब चीजें वैसे के वैसे ही हैं, तो बाकी सब चीजें वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट गया, ठीक है, ये माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कट गया, तो यहाँ पे ये क्या बच गया, कॉस ऑफ थीटा। बाकी सब चीजें वैसे ही लिखी हुई हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया, ये यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा याद रखना भी मुश्किल है, कोई ऐसे शॉर्टकट है भी नहीं। ठीक है, तो ये वाला रेंज थोड़ा सा मुश्किल होता है याद रखना। अब देखो एक तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, जो कि मैक्सिमम रेंज निकालने के टाइम पे बहुत जरूरी होता है वो करना। क्या होता है कि जैसे ये देखो, ये इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि थीटा जो है वो दो दो जगह पे आ रहा है,
अब देखो जैसे ये इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है तो इंक्लाइनेशन एंगल तो कांस्टेंट रहेगा, हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं, तो उसमें देखना होता है अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब अगर ये इंक्लाइनेशन एंगल कांस्टेंट कर दिया, अगर हम सेम स्पीड से थ्रो कर रहे हैं बट अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, मतलब यू सेम है, थीटा चेंज कर रहे हैं, तो थीटा चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो देखना होता है कि भाई रेंज कब मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है ना, सो बेसिकली यू कांस्टेंट रखा जाता है, अल्फा कांस्टेंट रखा जाता है, थीटा चेंज हो रहा है। अब इस वाले फॉर्मूला में क्या है ना प्रॉब्लम, कि थीटा दो दो जगहों पे आ रहा है, दो दो टर्म्स में थीटा आ रहा है, तो हम लोग इसको कोशिश क्या करते हैं कि सिंगल टर्म में थीटा लें, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ये देखो ये 2 cos A × sin B, ऐसा कुछ दिख रहा है, 2 cos A sin B जैसा फॉर्म दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos A sin B। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos A sin B, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा ये वाला और बी हो जाएगा ये वाला, तो इसमें डालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस थीटा माइनस अल्फा, अब माइनस साइन ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा माइनस अल्फा, पहला वाला टर्म sin 2 थीटा माइनस अल्फा, दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, थीटा थीटा कट जाएगा और वो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। तो रेंज को इस फॉर्म में भी याद रखा जाता है, आपको जो बढ़िया लगे वो आप याद रख लेना। इस वाले में फायदा ये है कि देखो इसमें सिर्फ एक टर्म में थीटा आ रहा है, ये फायदा होता है इस फॉर्म का, तो आप दोनों में कोई सा भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या होगा, जब मैक्सिमम रेंज बोलेगा तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम करके इस फॉर्म में लाना ही पड़ेगा। चलो, तो रेंज निकालने का तरीका देख लिया हमने, अभी मैक्सिमम रेंज का देखेंगे कंडीशन, लेकिन हम लोग रेंज निकालने का ना कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला जो चीज है तो बहुत लेंदी हो गया है यार, मतलब कितना कैलकुलेशन हो गया, कितना बड़ा हो गया। तो आपको अभी एक जो है बहुत आसान तरीका, एक लाइन में ये रेंज निकालने का तरीका बताता हूँ, मतलब ये वाला फॉर्मूला एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन में, मैक्सिमम 1 से 2 लाइन हो जाए, तो 1 से 2 लाइन में ये आ जाएगा ये फॉर्मूला। ये आपको तरीका बताता हूँ, दूसरा मेथड बताता हूँ रेंज निकालने का, देखो भाई क्या है दूसरा मेथड। सो दिस इज सेकंड मेथड टू फाइंड रेंज अप द इंक्लाइन। अच्छा भाई, ये दूसरा मेथड क्या है, चमत्कारी मेथड, जिससे एक ही लाइन में आ जाता है इतना बड़ा कैलकुलेशन वाला चीज, इतना मुश्किल चीज। अच्छा देखते हैं, तो देखो 1 से 2 लाइन में ही आ जाता है। तो दूसरा वाला मेथड में क्या है कि देखो, ये बताओ, ये जो आपने प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था, ठीक है, प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था, तो मेरे दोस्त अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता तो ये तो चलता एज नॉर्मल, मतलब एज यूजुअल ही चलता ना, जैसा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन होता है एज यूजुअल ही चलता। भाई यहाँ तो सिर्फ इतना ही फर्क है ना कि यहाँ पे बीच में इंक्लाइन प्लेन आ गया, और तो कोई फर्क नहीं है भाई। ठीक है, इतना ही फर्क है कि बीच में इंक्लाइन प्लेन आ गया, और कोई फर्क नहीं है। इंक्लाइन प्लेन नहीं रहता तो ये पूरा ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ऐसे होता, ये पूरा ऐसे मूव करता। तो क्या हम लोग ऐसा, अच्छा हम लोगों ने अभी देखा, क्या देखा था कि हम लोग इधर लिए थे एक्स एक्सिस और इधर लिए थे वाई एक्सिस। तो क्या ऐसा जरूरी, आपके मन में आया होगा क्वेश्चन, सर क्या ऐसा जरूरी है करना सर, कि हम लोग एक्स इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही लें और वाई जो है वो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को ही लें? क्या सर हम लोग जैसे पहले एक्स एक्सिस इधर लेते थे अलोंग हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस लेते थे इधर वर्टिकल, क्या हम लोग सर वैसे नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो यार, कैसे भी ले सकते हो। बस ये क्या होता है ना कि देखो, अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन ऐसे लेने से क्या होता था कि वो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाता है इंक्लाइन प्लेन के, तो यहाँ पे वी वाई 0 होता था। तो इस वाले मेथड से क्या होता था ना कि हमें, इस वाले मेथड से हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना और मैक्सिमम हाइट निकालना, ये आसान हो जाता था। अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन एक्स और वाई एक्सिस लेने से टाइम ऑफ एसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट निकालना आसान हो जाता है। अच्छा, लेकिन हम लोग इधर भी ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे अच्छा सर इधर भी जरा लीजिए, तो अगर लेके दिखाइए, इधर मैं अगर एक्स एक्सिस ले लूं, इधर ले लूं एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन में ले लूं वाई एक्सिस, तो क्या प्रॉब्लम है भैया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर ले लिया वाई एक्सिस और रेफरेंस जो है इधर हमने पॉजिटिव ले लिया अपवर्ड को, और इधर एक्स एक्सिस को इधर पॉजिटिव ले लिया।
अब देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेंज है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेंज है। आप इसको लिख लो आर। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ, क्या क्या करना पड़ता है सर फिजिक्स में जो है, क्या क्या करना पड़ता है सर। हमें समझ में कैसे आएगा सर कि कब क्या करना है। देखो ये करते करते आएगा यार, ठीक है, ये करते करते ही आएगा। और एक सेकंड, हाँ, तो ये करते करते ही आएगा, ठीक है। बस लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारना है किसी भी चीज में। आपको जो है वो बहुत मेहनत करना होता है। और ऐसा लगता है कि यार हमसे हो नहीं पाएगा, टास्क बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन बस ये याद रखना है कि लगे रहेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो देखो यहां से अगर मैं यहाँ पे वैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है अल्फा, ये है आर। तो सर ये हो जाएगा आर कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आर साइन अल्फा। इसीलिए मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को आर कॉस अल्फा लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट को आर साइन अल्फा लिख दिया। लिख सकते हैं ना ऐसा। ये समझे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, बिकॉज ये वाली जो लेंथ है ये हो गई आर कॉस अल्फा, और ये वाला जो लेंथ है ये हो गया आर साइन अल्फा। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो एक बात बताओ भाई, इंक्लाइन प्लेन से आने से क्या ही प्रॉब्लम हो गया। ये तो टकराने से पहले तो एज यूजुअल जैसे चलना था वैसे ही चल रहा था, है ना। टकराने से जस्ट पहले एज यूजुअल जैसे चलना था वैसे ही चल रहा था। तो एक बात बताओ, हमने एक्स एक्सिस इधर ले लिया, वाई एक्सिस इधर ले लिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लिखोगे। यहाँ तो सब कुछ, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप। एक्सेलरेशन तो जी डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जी डाउनवर्ड्स। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो ना, मतलब एक्स और वाई के लॉन्ग जैसे हम काम करते थे, लाइन खींच देते थे, और सारे टर्म्स को एक्स वाले को एक साइड लिख लिया, वाई वाले को एक साइड लिख लिया। तो एक्स के लॉन्ग यू एक्स कितना हो गया, यू कॉस थीटा। ये यू जो है हॉरिजेंटल से कितना एंगल अभी बना रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस ये हो गया है। तो एक्स से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखेंगे। यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। अपवर्ड है, हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है रेफरेंस, तो हम लोग इसको प्लस यू साइन थीटा लिखेंगे, है ना। एक्सेलरेशन जो है वो किधर है, जी डाउनवर्ड से। तो पूरा का पूरा वाई के लॉन्ग ही है, अपोजिट, है ना। तो हम लोग ए वाई क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे जी डाउनवर्ड्स। ए वाई क्या लिखेंगे, जी डाउनवर्ड्स। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे एक लाइन में होगा, और आप तो अभी इतना देर से यही किए जा रहे हैं ठीक है तो देखो, देखो जब तुम्हें पूरा सब चीज याद रहेगा तब वो एक लाइन में होगा ना, ठीक है। अभी मतलब आपको तो समझाने के लिए अभी मैं एक लाइन में लिख दूंगा तो आपको तो समझ में बहुत लोगों को नहीं आएगा, बहुत लोगों को आ भी जाएगा। तो मतलब जो लगातार फॉलो कर रहे हैं हमें, जो लगातार स्टार्टिंग से देख रहे हैं, चीज़ों को पढ़े हैं, याद किए, उन्हें तो आ जाएगा। लेकिन जो अभी डायरेक्टली जैसे फर्स्ट टाइम वीडियो पे आए हैं, तो उन्हें तो पहले क्या चीज़ें हुई हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज डू नॉट थिंक कि हाँ सर ने ऐसे ही बोल दिया कि एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। बहुत बढ़िया भाई, एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे ही वो एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू लिखोगे भाई क्या, रेंज के लिए तो हमें एक्स ही देखना पड़ता है ना। सो एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो चूंकि ए एक्स जो है वो जीरो है, इसलिए एक्स का वैल्यू कितना होता है, यू एक्स इंटू टी होता है। ये सब सब देखा हुआ है अपना, ठीक है, कि भाई इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोजेक्टाइल में इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ तो इंक्लाइन प्लेन है, अरे इंक्लाइन प्लेन तो टकराया तब ना, उसके पहले तो एज यूजुअल पहले जैसा ही चल रहा था प्रोजेक्टाइल। क्या दिक्कत हो गया, इंक्लाइन प्लेन तो इसको थोड़ा ही ना पता चलेगा कि इंक्लाइन प्लेन है, इसके पहले तो जायज नॉर्मल वो चलना था वैसे ही चल रहा था।
तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहेगा। एक्स के लॉन्ग कितना है ये वेलोसिटी, यू कॉस थीटा। तो एक्स के लॉन्ग ये वाला वेलोसिटी जो है यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट ही रहना है, यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा। सो एक्स के लॉन्ग ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, इस डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, यू यू कॉस थीटा से। अच्छा, तो ये बताओ ये यहाँ पे इधर एक्स के लॉन्ग ये जो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने देर में कितना चलेगा ये। तो एक्स के लॉन्ग ये चलेगा, एक्स के लॉन्ग इधर वेलोसिटी यू एक्स है कांस्टेंट इनटू टाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे जब ये यहाँ पे चला है, ये रेंज है, और ये एक्स के लॉन्ग इस फिगर के हिसाब से कितना चला है, आर कॉस अल्फा। इस फिगर के हिसाब से ये एक्स के लॉन्ग इस डायरेक्शन में कितना चला है, आर कॉस अल्फा चला है। तो मैं एक्स की जगह यहाँ पे आर कॉस अल्फा नहीं बैठा सकता हूँ क्या? बिल्कुल बैठा सकते हैं सर। आपको सर कौन रोकेगा, मतलब आप ही कर रहे हो सब कुछ, बैठा दीजिए जो मन में है। तो एक्स की जगह आर कॉस अल्फा। यू एक्स जो है, यू एक्स, यू की वैल्यू इधर है, ये थीटा है, तो यू एक्स ये इधर कितना हो गया कंपोनेंट, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स की जगह मैं क्या बैठा दूं, यू कॉस थीटा। तो यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, और टी की जगह क्या बैठा दूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब मैं यहां से यहां का लिख रहा हूं ना सब कुछ, तभी तो ये वाला चीज आर कॉस अल्फा लिया। मतलब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच चुका है, ए से डी पे पहुंच चुका है, तो ए से डी पे पहुंच चुका है, तो उसमें टाइम जो है वो हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वाला बैठाना पड़ेगा। तो टी के जगह क्या बैठाएंगे यार, टी के जगह बैठाएंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, तो एक्चुअल में जो मैं बोल रहा था ना कि एक लाइन का है, एक लाइन का है, एक लाइन का है, तो वो एक लाइन यही था कि एक्स के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट आर कॉस अल्फा हुआ है, तो आर कॉस अल्फा को लिखना था यू एक्स जो कि यहाँ पे है कितना, यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वो वाला मत लिख देना, टू यू साइन थीटा बाई जी होता है सर, वो तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम होगा। ठीक है, टू यू साइन थीटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए जो आपने याद किया था, हमें तो ये यहाँ का रेंज लिखना है, ये वाला। तो हमें तो यहाँ से ए से डी पे आने का टाइम चाहिए। ठीक है, तो ए से डी पे आने का टाइम, अब ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये पता हो। तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, हमें वो पता है कि यहाँ पे जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ये हमें पता है, ये आया था 2 UP/AP, 2 UP/AP था। अब देखो y के जगह p याद रखने से हमें फायदा होता है। ठीक है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 UP का मतलब u का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, नहीं तो कैसा है, हम लोग x और y एक्सिस तो ऐसा चेंज करते रहते हैं हमेशा, जैसे यहाँ पे हमने x की इधर ले लिया, y इधर ले लिया, तो वो तो चेंज होते रहता है। पर आप अगर p लिख देते हो सफिक्स में तो उसका मतलब हो गया कि हाँ भाई परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन वाला ही कंपोनेंट लेना है। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो कंपोनेंट होगा यहाँ पे, ये इंक्लाइन प्लेन से ये एंगल बन रहा है थीटा माइनस अल्फा, और ये वाला, तो इधर इसका इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कितना हो जाता है ये चीज, यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो आपका ये तो आपने लिख रखा है ना पहले, 2 U sin, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो एक्सपेक्टेड है कि आपको याद होना चाहिए। याद नहीं तो एटलीस्ट ये वाला तो याद होना चाहिए, तो इससे तो आप लिख लोगे फिर। सो दिस इज 2 U sin थीटा माइनस अल्फा, और ये इसका मॉड होता था, एपी जो है वो जी कॉस अल्फा होता था। तो आप टी के जगह ये वैल्यू बैठा देंगे, तो ये हो गया एक लाइन, और ये हो गया टी का वैल्यू बैठाना दूसरा लाइन, और आर जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूटिंग टी वी गेट, तो देखो एक लाइन में ये आ गया आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मैंने बोला था एक दो लाइन, तो यू कॉस थीटा इंटू टी के जगह ये बैठा देंगे कितना, 2U sin थीटा माइनस अल्फा बाई जी कॉस अल्फा। तो ये हो गया, देखो ये एक लाइन, ये दो लाइन। अब आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है कि सर दो लाइन बोल के और इतना कुछ बता रहे हैं, इतना कुछ लिखे जा रहे हैं, दो लाइन बोले जा रहे हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा यू कॉस थीटा, और बाई, ये देखो ये कॉस अल्फा इधर आ गया, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और टू जो है वो टू ऐसे ही लिख दो, टू, और ये आपका हो गया कितना, अच्छा यू इंटू यू, तो यू इंटू यू क्या हो गया, यू स्क्वायर। सो दिस इज
एक साथ लिख देते हैं यार, एक साथ लिख देता हूँ ऐसे। ये हो गया 2u², 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। यही वाला आया था आर का वैल्यू, देखो ये हो गया प्रूफ, आर का वैल्यू निकल गया ये। ठीक है, आर का वैल्यू देखो यही आया था, 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू यही आया था, देखो आपका कहाँ है, यही है ना, 2u² बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा। सेम चीज आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, सेम चीज आ गया ना ये। तो यहाँ पे कितना, कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ा हमें। ये आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया यू एक्स इंटू टी, मतलब एक्स इज यू एक्स इंटू टी, एक्स के अलॉन्ग चला आर कॉस अल्फा, यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें एक्सपेक्टेड है कि याद रखना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू बैठा दिया, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है ज्यादा, आर जो है वो सिंपली आ गया, सिंपली आ गया, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड अच्छा लगा आपको? तो ये दो मेथड हो गए। ठीक है, एक और मेथड से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं, और वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड था वो मेथड टू ही था। अच्छा, अगर आप थोड़ा जल्दीबाजी में हैं तो आप ये थर्ड मेथड को स्किप कर सकते हो, और मुझे पता है आपके काम का चीज है मैक्सिमम, टू फाइंड मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन। भाई अप द इंक्लाइन मैक्सिमम रेंज कितना होगा, इसके लिए आप वेट कर रहे होगे शायद। तो आप, टाइम कम है तो इस वाले थर्ड मेथड को आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा आगे चले जाओ आप, और वो आप मैक्सिमम रेंज वाला आपको इसके बाद मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन। ओके, और प्रोजेक्टाइल, आप जल्दी में हैं तो आपको फिर प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन का भी काम होगा, तो प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो, और जो लोग जो हैं वो बिल्कुल फुर्सत से हैं, ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया से एकदम ध्यान में होकर के और पढ़ने पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि भाई सीखें बढ़िया से, नोट्स बनाएं, तो वो तो बस आगे अपने साथ चलते रहो भाई। तो क्या है ये थर्ड मेथड, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, जी हाँ। देखो क्या है ना कि भाई इंक्लाइन प्लेन तो बीच में आ गया, अदरवाइज तो ये अपने हिसाब से ही चल रहा था प्रोजेक्टाइल। तो आप जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखे थे पहले, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, जो आपने देखा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर वाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यहाँ के लिए भी वैलिड होगा? भाई बॉल को क्या पता कि आगे हमसे इंक्लाइन प्लेन आके भिड़ने वाला है, वो भिड़ा तो बाद में, भिड़ने से पहले तो बॉल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया, थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, यू वही है, थीटा वही है, उस पर वेट वही लग रहा है, तो सब कुछ तो सेम ही है भाई। तो जब तक इंक्लाइन प्लेन से नहीं टकराया तब तक तो वो अपने हिसाब से उसी हिसाब से चल रहा था। तो इधर वाले जो पॉइंट्स हैं वो ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेंगे ही सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे डी पे जो टकराया, ठीक है, तो डी पे जो टकराया वो वाला पॉइंट भी तो ट्रेजेक्ट्री पे लाइक कर रहा है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये आर है, ये एंगल अल्फा है, तो हमने देखा ये आर कॉस अल्फा हुआ, ये आर साइन अल्फा हुआ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा हुआ। तो ये जो आर एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा एंड वाई इक्वल टू आर साइन अल्फा, इट शुड ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में आप जो है वो y के जगह आर साइन अल्फा डाल दीजिए और x के जगह आर कॉस अल्फा डाल दीजिए, और ये डाल देंगे आप आर साइन अल्फा आर कॉस अल्फा। यहाँ से आपको तीनों टर्म्स में r कॉमन मिल जाएगा, r को हटा लीजिए आप, तो r हट गया, r को हमने हटाया है बस इस स्टेप में, ये वाला r, ये वाला r, और यहाँ पे ये आर स्क्वायर था तो इधर r हो जाएगा, इतना हटाया है, बस इतना ही किया है। इसके बाद क्या करते हैं, हमें रेंज निकालना है, तो आर का एक ही टर्म बचा है अब, तो आर का एक ही टर्म बचा है, तो ये वाले टर्म को हम एक साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इधर माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमने इस स्टेप में बस इस वाले टर्म को इधर लेके चले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और साइन अल्फा को इधर लेते आए हैं, साइन अल्फा को लेते हैं राइट हैंड साइड में, इतना ही किया है बस। और यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ हमें एक बढ़िया सा चीज दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा। तो इस स्टेप में हमने बस इतना ही काम किया है, एलसीएम लिया है बस।
तो एलसीएम लिया है। अब ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है कि कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? अब देखो, साइन ए कॉस बी, इसको आप ये भी बोल सकते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये साइन ए माइनस बी, तो अब ये साइन ए कॉस बी, तो ये जो थीटा है ये ए हो गया, और ये जो अल्फा है ये बी हो गया। तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी के जगह हो गया साइन ए के जगह थीटा, बी के जगह अल्फा, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो इस वाले स्टेप में हमने बस इस चीज को साइन थीटा माइनस अल्फा लिखा है। ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यहाँ से फिर हम जो है वो ये आर निकाल लिए हैं, यहाँ से आर मिल जाएगा अपने को। और बस ये आर मिल गया, यही आ गया बस इस वाले टर्म को, मतलब ये सब को इधर लेते जाओ, सेम फॉर्मूला जो पहले आया था वही आ गया यार। ठीक है, सेम फॉर्मूला वही आ गया। ओके, तो ये तो जल्दी हो गया, हमने 10-15 मिनट सोचा था, पर जल्दी हो गया, मतलब किया लिखा हुआ था इसलिए जल्दी हो गया। स्टेप्स तो आप समझ ही गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फुर्सत में हो तो आप नोट्स में कॉपी करते जाओ। और रिवीजन के टाइम पे देखो, आप इतना टाइम नहीं होता यार कि आप वीडियो देखते रहोगे, रिवीजन के टाइम पे नोट्स किया रहेगा, बार बार रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई मेरा वीडियो ही देखते रहो, बार बार नोट्स बना लो बढ़िया से, और फिर अपना रिवाइज करते रहना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो है मैक्सिमम रेंज एंड इट्स कंडीशन। तो मैक्सिमम रेंज एंड इट्स कंडीशन, तो इसमें क्या है भाई कि रेंज मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, रेंज मैक्सिमम कब होगा, जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, अरे यार ये इंक्लाइन प्लेन है, और आप मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हो, आप बॉल को थ्रो कर सकते हो विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और बट आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करके आप देख रहे हो भाई कि अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करके देखते हैं कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा ये रेंज अप द इंक्लाइन मैक्सिमम आता है, मतलब ये वाला जो रेंज है, ये वाला चीज ये मैक्सिमम आए। सो क्वेश्चन ये है कि इफ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम यू बट एट डिफरेंट एंगल्स, दैट मीन्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज इज मैक्सिमम। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तो कांस्टेंट है, अल्फा तो कांस्टेंट है, आप बस अलग अलग डायरेक्शन में थ्रो करके देख रहे हो, सो थीटा इज चेंजिंग, तो सिर्फ थीटा वेरिएबल है। अच्छा, तो हमें देखो रेंज का जो है वो फॉर्मूला देखा हुआ है पहले से कि ये रेंज का फॉर्मूला आया था अपना। और इस वाले फॉर्मूला में प्रॉब्लम ये है कि देखो हम लोग वेरी किसको कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं थीटा को, थीटा को वेरी कर रहे हैं। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या है, थीटा दो दो टर्म्स में आ रहा है, तो दो दो टर्म्स में आ रहा है, तो उसके लिए फिर वो दिक्कत हो जाएगा यार। ठीक है, फिर उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा, डी आर बाई डी थीटा को जीरो करना पड़ेगा, फिर वहां से जो है वो थीटा निकलेगा, वो बहुत लेंथ, सॉरी वहां से थीटा निकलेगा, वो बहुत बेकार का काम हो जाएगा। तो इसको अगर हम टू कॉसे साइन बी का यूज करके, हमने पहले ही देख लिया है कि टू कॉसे साइन बी का यूज करके, फॉर्मूला का यूज करके, और हम लोग रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं रेंज को। तो रेंज को अगर इस फॉर्म में लिखें तो अब अपने पास फायदा हो गया कि जो वेरिएबल थीटा था वो सिर्फ एक ही टर्म में आ रहा है, जो वेरिएबल थीटा है वो सिर्फ एक ही टर्म में आ रहा है, और बाकी सब जितने भी टर्म्स हैं यू अल्फा सब कांस्टेंट हैं, जी सब कांस्टेंट हैं। अब देखो अगर आपको रेंज को मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो थीटा वाला टर्म है इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि ये थीटा वाला टर्म जो है वो साइन है, तो साइन का तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन की वैल्यू 1 हो जाए। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इफ यू इज कांस्टेंट एंड थीटा इज वेरिड, तो आर विल बी मैक्सिमम इफ दिस साइन वाला टर्म इज +1। साइन थीटा, थीटा वाला जो टर्म है ये साइन का टर्म साइन 2 थीटा माइनस अल्फा +1 हो। ये 2 थीटा माइनस अल्फा +1 कब होगा, जब 2 थीटा माइनस अल्फा 90 होगा, इसका मतलब 2 थीटा 90 प्लस अल्फा होगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 प्लस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 प्लस अल्फा बाई 2। यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि भाई हम हमारे नोटेशन में थीटा हमेशा हमने एंगल विद द हॉरिजेंटल लिया है, सो हियर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल फ्रॉम द हॉरिजेंटल, इंक्लाइन प्लेन से थीटा नहीं है, हॉरिजेंटल से ये एंगल थीटा, ये याद रखिएगा। सो थीटा इज 45 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, अच्छा, और
ओके, और मैक्सिमम रेंज का वैल्यू अगर लिखना होगा ना, मैक्सिमम रेंज का वैल्यू, तो आर मैक्स का वैल्यू लिखना होगा, तो यहाँ पे साइन टू थीटा माइनस अल्फा के जगह पे 1 डाल दो। तो आर मैक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन टू थीटा माइनस अल्फा की जगह 1 डाल दिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। अभी मुझे एक चीज और दिख रहा है कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को हम 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये कट जाएगा ये दो टर्म्स, तो आर मैक्स जो है वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। तो मैक्सिमम रेंज का वैल्यू ये याद रखिएगा, ठीक है, इसमें डबल स्टार लगा लो आप। और ये वाला चीज याद रखिएगा कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी। अच्छा, अपने नोट्स में जैसे मैं जहां जहां पे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है, आप वैसे ही अपने ही नोट्स में ऐसे ब्लॉक बना के घेर लीजिएगा और डबल स्टार लगा लीजिएगा। उसका मतलब वो होता है कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें ये याद रखना है। नहीं तो क्या होता है कि भीड़ में खो जाता है यार वो चीज, और आपको मिल नहीं पाता है, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और ये मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब थीटा का वैल्यू हो 45 प्लस अल्फा बाई 2। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्या कह रहा है कि भाई एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ए पॉइंट से, ठीक है, और ये कह रहा है फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल सो दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट डी, जिसका कोऑर्डिनेट, जी हाँ, डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए कॉमा बी, और ए का कोऑर्डिनेट जहां से आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0। तो ये कह रहा है कि ए से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, और व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, इसकी मिनिमम स्पीड पार्टिकल की कितनी होनी चाहिए कि ये पॉइंट डी से पास कर जाए, पॉइंट डी से पास कर जाए। और पॉइंट डी से तो पास करे ही, लेकिन मिनिमम स्पीड पे पास कर जाए, मतलब स्टार्टिंग में कितना स्पीड दें, स्टार्टिंग में कितना मिनिमम स्पीड दें कि ये डी से पास कर जाए। तो वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं आपको इस पे बताऊंगा एक बहुत ही शानदार तरीका भी, ठीक है। तो वैसे तो इसके और भी मेथड्स हैं, पर जो दूसरे नॉर्मल मेथड्स हैं वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ वो। लेकिन मैं एक शानदार बढ़िया तरीका बताऊंगा अभी। चलिए, हो गया, क्या सोचा आपने? सर हमने ये सोचा कि यहाँ पे डी इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाए, डी इसका सर हाईएस्ट पॉइंट हो जाए, ये हमने सोचा। नहीं, ये गलत है, ये गलत है यार, ठीक है। डी से पास करना है, और मिनिमम स्पीड यू के लिए डी का हाईएस्ट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये ऐसे थ्रो करें, मिनिमम स्पीड ऐसे में ही यहाँ से पार कर जाए, हो सकता है कि काइंड ऑफ ऐसे पार कर जाए यहाँ से, ठीक है। हो सकता है कि इनफैक्ट अगर मान लो डी पॉइंट नजदीक हो, इधर हो, तो हो सकता है कि वो ये हाईएस्ट पॉइंट ना हो, ऐसे पास कर जाए मिनिमम के लिए, ठीक है। हो सकता है कि अ, ये ऐसे पास कर जाए, ठीक है। तो डी का हाईएस्ट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, तो क्या जरूरी है? देखो, आपको एक बताते हैं शानदार तरीका, ठीक है। क्या है कि आप ए और डी को ऐसे जोड़ दो स्ट्रेट लाइन से, और इसको बना दो आप इंक्लाइन प्लेन। ए और डी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, इसको बना दो इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। एडी को इंक्लाइन प्लेन मान लो, ये मान लिया एडी को इंक्लाइन प्लेन। और अब सोचो जरा, अब सोच के देखो, अब थोड़ा आसान लगेगा आपको। इंक्लाइन प्लेन, अच्छा अब क्या करें सर? तो अब एक बात बताओ कि इसको ए से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डी पे पहुंचना है, स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, कितना स्पीड से थ्रो करें कि ये डी से पास करे। क्या इसके लिए डी वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम रेंज होने से हो जाएगा क्या? मैक्सिमम रेंज होने से क्या होगा क्या? सोच के देखो जरा, बोलो यार। डी मैक्सिमम रेंज होने से क्या बोल सकते हैं कि हाँ मिनिमम स्पीड यहां से थ्रो करें सच दैट कि ये डी इसका मैक्सिमम रेंज हो जाए? बिल्कुल। तो डी को कर देना है मैक्सिमम रेंज, और इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल जो है वो लिया यहाँ पे प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइन में। वैसे इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल वाले मेथड से भी कर सकते हैं, तो आप उससे भी सोचिएगा, ट्राई कीजिएगा। हमारा चूंकि ये वीडियो प्रोजेक्टाइल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन के लिए है, तो हम उसी के कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं। और भाई
सारा क्वेश्चन हम ही बताएंगे तो फिर तुम जो है वो कैसे सोचोगे? तुम्हारा सोचना ही तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, अब मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैक्सिमम रेंज अप द इंक्लाइन होता है यू स्क्वायर बाई जी वन प्लस साइन अल्फा। ये अल्फा है, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मान लो ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है अल्फा। इसका कोऑर्डिनेट दिया था कितना, ए कॉमा बी। तो यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस। ये इसका कोऑर्डिनेट ए भी है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला डिस्टेंस जो है ए हो गया, ये वाली डिस्टेंस बी हो गया, और ये मान लो ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए हो गया ना। ठीक है, तो tan अल्फा हमें पता है, तो यहां से साइन साइन अल्फा का वैल्यू नहीं रख देंगे क्या? तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, देखो ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से साइन अल्फा क्या लिख देंगे, यहां से साइन अल्फा लिख देंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया, बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन अल्फा का वैल्यू पता चल गया हमें, साइन अल्फा का वैल्यू पता चल गया भाई, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, ये ऑरिजिन से ये पी वाला जो डिस्टेंस, इसको होना है मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स, और ये वाली वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से अपना आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर मैक्स की जगह पे आप बैठा दोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे यू स्क्वायर हो गया बाई जी वन प्लस साइन अल्फा। साइन अल्फा के लिए क्या हो गया, बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, अब सिर्फ यू ही तो रह गया वेरिएबल भाई। तो यहाँ पे आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये डिनोमिनेटर में ये वाला चीज इससे कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो यहाँ पे बच जाएगा, मैंने थोड़ा सा एक आध स्टेप यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, तो सिर्फ कैलकुलेशन है, और ये तो आप कर लोगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा एलसीएम लेकर के करोगे तो आराम से हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जी बी, ब्रैकेट खुलेगा तो वो जी इंटू बी जी बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से यू की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से यू की वैल्यू आ गई। तो ये जो यू है, ये आपका मिनिमम स्पीड होगा बी से पास करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन में। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल डाउन द इंक्लाइन, और अप द इंक्लाइन देखा है, डाउन द इंक्लाइन भी आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो होगा आपका काइनेमेटिक्स का 16th लेक्चर, और ये हो जाने के बाद फिर 16th लेक्चर हो जाने के बाद उसके बाद फिर रिलेटिव मोशन करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर सर्कुलर काइनेमेटिक्स। सर्कुलर काइनेमेटिक्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बना करके उसके वीडियो, सर्कुलर मोशन का अलग प्लेलिस्ट डालेंगे, उसमें बनाएंगे, उसमें उसके वीडियोस डालेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर काइनेमेटिक्स के साथ आपका काइनेमेटिक्स चैप्टर जो इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आई होप कि आपका पढ़ाई सब बढ़िया से चल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो जाकर के आप चैनल एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।